नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से सामने। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 सभाओं को इस दौरान संबोधित करते नजर आएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत करने वाले हैं, जहां करोड़ों की परियोजनाओं की सीएम योगी सौगात देते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर 4 सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाने, जहां करोड़ों की परियोजनाओं की सीएम योगी द्वारा सौगात दी जानी। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? जी बिल्कुल अमन, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर में है। आपको बता दें कि लगभग 11:30 से 12 के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के संझाई वार्ड में पहुंचेंगे और यहाँ पे जो है बीजेपी द्वारा संकल्प यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें यहाँ लगभग 6 करोड़ रुपए की नगर निगम और डीडा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। यानी कि संकल्प यात्रा के साथ साथ 6 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के बाद गोरखनाथ मंदिर आवास को जाएंगे और लगभग 3 बजे कल यहाँ पे सूरजकुंड में बीजेपी की एक और संकल्प यात्रा निकलेगी। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे इस कार्यक्रम में और वहाँ भी लगभग 16 करोड़ रुपए की नगर निगम और डीडा की जो दूसरे पार्ट का है, इसका जो है वहाँ पे बकायदे शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के बाद गोरखनाथ मंदिर आवास पे जाएंगे और रात्रि विश्राम उनका गोरखनाथ मंदिर आवास पर ही होगा। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यानी कि 7 जनवरी कल सुबह जो है वो जनता दरबार लगाएंगे और जनता दरबार के बाद फिर 11:30 बजे कार्यक्रम यहाँ पे राप्ती नगर में ही बीजेपी की संकल्प यात्रा और एक धरना चौड़ा, यानी कि कल भी जो है 2 संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। जी अमन, 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर प्रवास पर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष, तमाम जानकारी के लिए। संकल्प यात्रा के तहत 4 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का मामला सामने आया है। सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर फैसला सामने आया है। आज दोपहर में जिला जज अपना फैसला सुनाने वाले हैं। एएसआई ने कोर्ट से 4 हफ्ते का और समय मांगा था। वहीं रिपोर्ट सार्वजनिक न करने को लेकर यह समय मांगा गया था। वहीं हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एएसआई ने इस दौरान समय मांगा था। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का मामला, जिसे लेकर आपको बता दें आज जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का मामला सामने आया है, जहां पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी और रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर फैसला सुनाया जाना है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां पर दोपहर तक जिला जज अपना फैसला सुनाने वाले हैं। देखिए, हियरिंग जो है वो हो चुकी है। मैं ये बार बार लोगों को बता रहा हूँ। हियरिंग देखिए 2-3 विषयों पर हुई थी। सर्वप्रथम देखिए, एक एप्लीकेशन एएसआई द्वारा दाखिल की गई थी। उस एप्लीकेशन में एएसआई ने 4 हफ्तों का समय मांगा, एक टाइम सीक किया। कहा कि 4 हफ्तों तक जो रिपोर्ट उनके द्वारा सबमिट की गई है उसको ना खोला जाए और उससे ऑनरेबल कोर्ट से प्रेयर किया कि साहब इस रिपोर्ट को तब तक के लिए रख लिया जाए, क्योंकि अभी आपको जानकारी में आया होगा कि एक जो हमारे लर्नेड काउंसिल हैं विजय शंकर रस्तोगी जी, जो उनका मुकदमा जिसमें वो न्याय मित्र है, सेकंड फ्रेंड है, तो उसमें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया 610/91 में कि जो रिपोर्ट राखी सिंह के मुकदमे में एएसआई ने दाखिल की है, उस रिपोर्ट को ही द सेम
वो जो है रिपोर्ट दाखिल की जाए इस 610-91 में। और जो उनका ऑर्डर है 8/4/2021 का, जो कि लर्नेड सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC आशुतोष तिवारी जी का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के कंप्लायंस में जो बचा हुआ एरिया है उसका सर्वे कराया जाए। तो इस विषय को लेकर ASI ने कहा कि इसको रख लिया जाए, क्योंकि अगर हम वहाँ रिपोर्ट फाइल करते हैं तो यहाँ की जो सीक्रेसी है वो बाधित होगी, वो बंद होगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये किस कानून के किस प्रावधान के तहत, कोई नया सिविल प्रोसीजर तो बनेगा नहीं उनके लिए। सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 26 रूल 10A में जो उनका प्रोविजन था, जिसमें सर्वे हुआ, जिसके तहत स्पेशल सर्वे, उस सर्वे के तहत जो उन्होंने काम किया, अब उसकी कॉपी तो हमें मिलनी ही चाहिए। इसी खबर पर वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर फैसला आना, आज क्या कुछ घटनाक्रम रह सकता है? देखिए अमन, लगभग लंच के बाद जो है फैसले को, चूंकि फैसला आना था 4 तारीख को ही, बहस हो गई थी, 3 को पूरी हो गई थी, तो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। फिर 5 को, आज 6 तारीख है, आज का डेट मिला है और फैसला भी संभावना जताई जा रही कि तारीख हो चुका है। और लगभग लंच के बाद जिला न्यायाधीश कोर्ट में आज फैसला आएगा और फैसले में जो हिंदू पक्ष की मांग है लगातार रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की, और रिपोर्ट की कॉपी जो ASI ने सबमिट किया है, जिससे कि केस में वादी पक्ष के जो अधिवक्ता है, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है, और वादी पक्ष की जो आपत्ति है उसको लेके जिस तरीके से हिंदू पक्ष कह रहा है, बार बार की रिपोर्ट आने के बाद ही केस की जो प्रोसीडिंग होगी वो आगे बढ़ेगी। तो जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि संभावना आज पूरी तरह से बन रही है, लगभग 2 बजे के बाद, लंच टाइम के बाद जिला न्यायाधीश कोर्ट में जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है टाइप करके, और फैसला आ सकता है कि क्या रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं होगी, क्या उसकी प्रतिलिपि मिलेगी, जो चारों दीवारों का ज्ञानवापी परिक्षेत्र का हुआ है, जो उसके तथ्य मिले हैं, जो वहाँ टेक्निकल मशीनों का, उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था, उसमें क्या निकल कर आया है, उसकी वास्तु स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि 1931 का जो मुकदमा है रेवेन्यू का, उसको लेके तमाम ऐसे जो कयास लगाए जा रहे थे वो सारे तथ्य निकल कर सामने आएंगे, जिससे कि रेवेन्यू एक्ट का जो मुकदमा जिला न्यायाधीश के कोर्ट में चल रहा है, जो जमीनी विवाद को लेके चल रहा है, वो चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर उसकी जमीन सर्वे रिपोर्ट ओपन होने से कि वो स्थिति ज्ञानवापी परिक्षेत्र की क्या है, और जमीन की जो दावे किए जा रहे हैं, जो सर्वेक्षण दीवारों का हुआ है, जो वहाँ के अवशेष लाए गए हैं, जो जिलाधिकारी को सुपुर्द किए गए हैं, स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं, उनमें क्या क्या चीजें ऐसे हैं, क्या तथ्य हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसको लेके वादी पक्ष आपत्ति कर रहा है कि नहीं रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए, वहीं हिंदू पक्ष सार्वजनिक करने की लगातार मांग कर रहा है, और उसकी कॉपी भी मांग कर रहा है, जिससे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जा सके ज्ञानवापी के मामले में। अमन, आज जिला कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र चौबे जी तमाम जानकारी के लिए। रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर यह फैसला आना। यूपी जोड़ो यात्रा का आज लखनऊ में समापन होगा। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यात्रा में लोग पहुंचकर देश की राजनीति को बदलने वाली यात्रा का समर्थन करें। हमारे एक एक यात्रियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसमें महिलाओं ने विशेष बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाग लिया। हमारे एक एक साथी बुजुर्गगण सभी लोगों ने साथ दिया। मैं यही आप लोगों से आग्रह अनुरोध करूंगा, विपरीत परिस्थितियों में भी यात्रा आगे भी चलती रहे। कल समापन में भी अगर बरसात भी होगी या विपरीत परिस्थितियां रहेंगी कल मौसम की, फिर भी यात्रा पूरी ताकत के साथ, पूरे अपने जोशो खरोश के साथ अंजाम तक पहुंचेगी। आप सब लोगों से निवेदन है, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ यात्रा में शामिल हों, यात्रा के समापन में भागीदार बने। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों के हितों के लिए सरकार में आई है। उनको विचार करना चाहिए कि महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित कैसे रहें। वे जब गांव-गांव जाएं और वहां युवाओं की भारी संख्या देखें तो उनको रोजगार कैसे मिले, इस पर सोचें।
जब वे किसानों की बदहाली देखेंगे तब उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि आवारा पशुओं के सवाल पर कोई हल निकला है या नहीं। मैं समझती हूँ भाजपा जो सरकार में आई है वो लोगों के हितों के लिए आई है और उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित प्रदेश में कैसे रहें। उनको इस बात में विचार करना चाहिए जब वो गांव-गांव जाएं और गांव-गांव में जहाँ भारी संख्या वो युवाओं की देखें तो उनको रोजगार और नौकरी कैसे मिले। जब वो देखेंगे किसानों की बदहाली तो उनको उस बात में विचार करना चाहिए कि जो आवारा पशुओं का जो सवाल है, जहाँ खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसका निवारण करेंगे, तो उस बात में कोई हल निकला है कि नहीं निकला है। कि जहाँ कीमतें, जहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही है, जहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जहाँ शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है बच्चों की, तो गांव-गांव जा रहे हैं। अच्छा है, तो इन सब सुविधाओं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो सरकार में है और जो उनका धर्म है इस समय कि लगातार लोगों को सुविधाएं दे, लगातार लोगों को नौकरियां दे, खुशहाली का वातावरण और एक खुशहाली का वातावरण प्रदेश में जो होना चाहिए, तो उस बारे में मुझे लगता है कि वो पुनर्विचार करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण कार्ड भी राम मंदिर की तरह ही भव्य है। इसमें मंदिर की संरचना की भव्य छवि के साथ ही युवा भगवान राम की तस्वीर भी लगी है। बड़े आकार के सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किए गए कार्ड्स के अलावा निमंत्रण में एक पुस्तिका भी शामिल है, जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल कुछ प्रमुख लोगों की संक्षिप्त प्रोफाइल दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर ट्रस्ट की आमंत्रित सूची में 7,000 से अधिक लोग हैं। इनमें क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम भी शामिल है। श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या जी के पूज्य संतों को व्यापक स्वरूप से आमंत्रण किया जा रहा है। अयोध्या धाम जो है उन संतों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इस आंदोलन में लगे रहे, संघर्ष में लगे रहे और आज मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा होने जा रही। भगवान श्री रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। इस निमित्त अयोध्या के पूज्य संत हों या देश के लगभग 4,000 संतों तक, उसके अलावा 3,000 ऐसे जो बंधु बांधव हैं उनको भी निमंत्रित करने का कार्य जो है किया जा रहा है। यह निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र, समर्पण पत्र उनको दिया जा रहा है। इस समय सबसे ज्यादा अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए अतिथियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्ववादी इकबाल अंसारी को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें निमंत्रण कार्ड सौंपा, जिस पर इकबाल अंसारी ने कहा कि खुशी है कि आज अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। भगवान राम जो है साक्षात विराजमान होने जा रहे हैं। जो भी आएंगे दर्शन जो है पूजा करेंगे, वो जो है अच्छा काम करेंगे, उनकी नीयत भी साफ होगी और अच्छी होगी, क्योंकि भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोग चलेंगे। हमारी भी यही मन हमारा भी है कि लोग अपने धर्म के भी पक्के हों और सबके साथ अच्छा व्यवहार हो। तो हमें इस बात की खुशी है कि भगवान राम जो है साक्षात विराजमान हैं और सबको एक सलाह देते हैं कि अयोध्या ऐसी धरती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा है, वो हमेशा बना रहेगा और आज बना है, बना रहेगा, आगे भी बना रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामलला की मूर्ति पर खुलासा किया है। चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि श्याम रंग के 5 साल के बालक की तरह खड़ी मूर्ति है। खड़ी है, 5 वर्ष के बालक का स्वरूप दिया गया है। 5 वर्ष के बालक की कोमलता, चेहरा कितना कोमल, मुस्कान कैसी, आंखों की दृष्टि कैसी, शरीर कैसा, उसमें देवत्व, वो भगवान का अवतार है, विष्णु का अवतार है और एक राजा का बेटा भी है। तो
तो राजपुत्र है, देवत्व है, लेकिन 5 वर्ष का है, ऐसी प्रतिमा तैयार हो गई है। धर्मनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसे लेकर देश में उत्साह और राममय माहौल नजर आ रहा है। कोना कोना प्रभु श्री राम के नाम से गूंज रहा है और देश भर से श्रद्धालु और राम भक्त अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रतापगढ़ में भी प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 15 जनवरी तक पूजित अक्षत का आरएसएस की ओर से वितरण किया जा रहा है। साथ ही 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर घरों या मंदिरों में धार्मिक आयोजनों के साथ ही दीपमालिका उत्सव मनाने का आग्रह किया जा रहा है। नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्या के लिए गृह प्रवेश का सामान लेकर गोरखपुर पहुंचे। बता दें, नेपाली श्रद्धालुओं का यहां भव्य स्वागत हुआ। नेपाली श्रद्धालुओं ने बताया कि सीता माता का मायका जनकपुर में है और उनका ससुराल अयोध्या में है, इसलिए रस्म मुताबिक हम घर में जब बहन बिटिया प्रवेश करती है तो दृष्टि का सामान मायके से आता है। इसी रस्म को पूरा करते हुए माता पिता के मायके से गृह प्रवेश में आवश्यक सामग्री लेकर हम अयोध्या जा रहे हैं और कल अयोध्या पहुंचकर हम इस सभी सामग्री को सौंपेंगे। आज जनकपुर से माता सीता के मायके से भार कहते हैं, यानी एक मांगलिक कार्यक्रम के लिए परिवार वाले तोहफे भेजते हैं, उपहार भेजते हैं, फल फूल भेजते हैं, मिठाइयाँ भेजते हैं, गहने भेजते हैं। ये सब जो है करके जनकपुर के लोग आज लेकर के अयोध्या धाम जा रहे हैं, क्योंकि माता सीता जी के नए घर में उनका प्रवेश होने जा रहा है, भगवान श्री राम के नए घर में प्रवेश होने जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर का मॉडल डिमांड में है। बता दें, मुरादाबाद में राम मंदिर मॉडल और ट्रॉफी की डिमांड में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। राम मंदिर के मॉडल अलग अलग साइज में मिल रहे हैं। समय सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वो ट्रॉफीज न देके राम मंदिर का मोमेंटो दे रहे हैं, स्मृति चिन्ह के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राम मंदिर का सबसे ज्यादा क्रेज है इस टाइम। तो किस तरीके के ऑर्डर्स हैं, कहाँ से ऑर्डर्स हैं ये? सर ऑल ओवर इंडिया ऑर्डर्स होते हैं, हर जगह फंक्शन होते हैं, हर जगह मुख्य अतिथि के रूप में जो गेस्ट आते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं, उन लोगों को भी लोग राम मंदिर ही सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा, तो किस तरीके के मॉडल्स आपने यहाँ पे किस तरीके का डिजाइन किया है, रिसर्च किया है उसमें? सर हमने राम मंदिर सबसे पहले ब्रास में बनाया है। ब्रास में थोड़ा कॉस्टली हो जाता है तो हमने वुड में बनाया है, और उसमें सिल्वर प्लेटेड, सबसे खास बात यह है कि उसमें हमने सिल्वर प्लेटेड स्टैचू लगाई है मोदी जी की, जिसको लोग सबसे ज्यादा लाइक कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फंक्शन में, इवेंट्स में यूज कर रहे हैं। ये मैं उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में धूप नहीं निकली है। आपको बता दें, धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। वहीं घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। बता दें कि लखनऊ समेत यूपी के कई इलाकों में बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। अगले हफ्ते से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। तस्वीरें मेरठ, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज और आगरा से, जहां पर ठंड का सितम देखा गया, शीतलहर का कहर देखा गया। वहीं लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते हुए नजर आए। वहीं साथ ही विजिबिलिटी भी कम नजर आई। वहीं कोहरे के चलते ट्रेनों से लेकर वाहनों तक की रफ्तार में ब्रेक लगा है। कोहरा तो वो पिछले दिनों के मुकाबले आज बहुत कम है, जिससे आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पर ठिठुरन बहुत है। पिछले दिनों से काफी बढ़ गई है ठिठुरन भी, क्योंकि सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। काफी दिनों से जो निरंतर कोहरा बना हुआ था, उसकी वजह से गलन भी काफी हो गई है। हमारा तो रोज का आना जाना है, दिनचर्या में हमारा मॉर्निंग वॉक है, तो हम तो देखते हैं सुबह सुबह बहुत गलन है इस समय में। अरे ठंडी काफी बढ़ गई है भाई। कल बारिश भी हुआ था? हाँ बारिश हुआ था।
कोहरा भी था। हाँ कोहरा भी था भैया, घर में से आदमी निकले नहीं। ठंड भैया बहुत बढ़ गई है, कल बारिश भी हुई थी और हम लोग जैसे तैसे लकड़ी ताप रहे हैं, सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है ठंडी के लिए, लोग जो है परेशान है इस समय। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। ताज नगरी आगरा में सर्दी का सितम जारी। घने कोहरे के चलते आगरा वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। इंसानों के साथ साथ जानवर भी सर्दी से बचने के लिए ले रहे अलाव का सहारा। बागपत के स्टॉल के युवक की दिल्ली के बुराड़ी में आग में जलने से मौत। मृतक के परिजनों ने अपने ही रिश्तेदारों पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में जमीन को लेकर हुआ विवाद। द्वारका पीठ ने किया ऐलान, माघ मेले में नहीं लगाएंगे शिविर। कानपुर देहात में शादी के लिए युवक बना फर्जी नायब तहसीलदार। शक होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक की पहचान रोहित मिश्रा निवासी फतेहपुर के रूप में हुई। आजमगढ़ में महाराजगंज में भतीजे ने चाची को उतारा मौत के घाट। भतीजे ने चाची पर किया लोहे की रॉड से वार। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बिजनौर में एक ही समुदाय के 2 गुटों में विवाद। सड़क पर जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी का लाइव वीडियो हुआ वायरल। बिजनौर मुरादाबाद रोड का मामला। फतेहपुर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर चली लाठियां। एक पक्ष के दर्जनों व्यक्तियों ने दूसरे पक्ष पर किया जानलेवा हमला। दूसरे पक्ष के 3 युवक गंभीर रूप से घायल। आगरा में कबाड़े में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। मौके पर पहुंची आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गोरखपुर में बदमाश का हुआ एनकाउंटर। पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान लगी थी गोली। 1 लाख रुपए का घोषित था इनाम। रायबरेली में नियंत्रित ट्रक ओवरब्रिज से नीचे पलटा। एक की हुई दर्दनाक मौत। चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।